ज़ख्म पर छिड़के कहाँ तिफ़लाने बेपरवाह नमक, क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 77 है। इसके अंदर गालिब साहब ने नमक की, सॉल्ट की और ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की इमेजरी को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। ज़ख्मों पे नमक छिड़कने का मतलब होता है आप किसी के दर्द को और बढ़ा दे रहे हैं, जो कि हम जैसे आम इंसानों के लिए एक बहुत ही ख़राब बात है। लेकिन आशिकों की दुनिया में और शेरो शायरी की दुनिया में ऐसा नहीं होता। जैसा हमने दूसरी गज़लों में देखा है, इश्क की राह में मिलने वाले ज़ख्मों को आशिक लोग जो हैं वो चेरिश करते हैं, वो वेलकम करते हैं। उनको वो ज़ख्म ही चाहिए और दर्द में भी उनको एक लज़्ज़त जो है वो मिलती है। दर्द में उनको मज़ा आता है। और महबूब ने ज़ख्म दिए हों और फिर वो आके उन ज़ख्मों के ऊपर नमक भी छिड़क दे, तो क्या ही बात है, या तो उनके दर्द की लज़्ज़त और बढ़ जाएगी। और यही जो है आशिकों को चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें, तो इस गज़ल के शेरों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। आइए पूरी गज़ल को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके एक-एक शेर को समझने की कोशिश करेंगे। ज़ख्म पर छिड़के कहाँ तिफ़लाने बेपरवाह नमक, क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। गर्द राहे यार है सामान नाज ज़ख्म दिल, गर्द राहे यार है सामान नाज ज़ख्म दिल, वरना होता है जहाँ में किस कदर पैदा नमक। मुझको अर्ज़ानी रहे तुझको मुबारक हो जियो, मुझको अर्ज़ानी रहे तुझको मुबारक हो जियो, नालाए बुलबुल का दर्द और खंदाए गुल का नमक। शौर जोला था कनारे बहर पर किसका कि आज, शौर जोला था कनारे बहर पर किसका कि आज, गर्द साहिल है बज़ख़ में मौजाए दरिया नमक। दाद देता है मेरे ज़ख्मे जिगर की वाह वाह, दाद देता है मेरे ज़ख्मे जिगर की वाह वाह, याद करता है मुझे देखे है वो जिस जा नमक। छोड़ कर जाना तने मजरूह आशिक हैफ है, छोड़ कर जाना तने मजरूह आशिक हैफ है, दिल तलब करता है ज़ख्म और मांगे हैं आज़ा नमक। गैर की मिन्नत न खींचूंगा पे तौफीर दर्द, गैर की मिन्नत न खींचूंगा पे तौफीर दर्द, ज़ख्म मिसले खंदाए कातिल है सरता पा नमक। याद है गालिब तुझे वो दिन की वजदे ज़ौक़ में, याद है गालिब तुझे वो दिन की वजदे ज़ौक़ में, ज़ख्म से गिरता तो मैं पलकों से चुनता था नमक। पहला शेर देखते हैं। कहते हैं ज़ख्म पर छिड़कें कहाँ तिफ़लान बेपरवाह नमक, क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। या तो यहाँ पे मजनू साहब जैसा एक पागल आशिक है, जो शायद अपने कपड़े फाड़ के शहर की गलियों में घूम रहा है और बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसको उसको पत्थर मार के ज़ख्म दे रहे हैं। या उन बच्चों को यहाँ पे गालिब साहब ने तिफ़लान बेपरवाह कहा है। बेपरवाह बच्चे, केयरलेस बच्चे। या तो जैसा हमने पहले कहा कि जो यू नो इश्क में पागल हुआ इंसान है, आशिक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख्म चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्द की लज़्ज़त चाहिए। या तो इस केस में वो आशिक कह रहा है कि ज़ख्म पर छिड़के कहाँ तिफ़लान बेपरवाह नमक, कि इन बेपरवाह बच्चों को क्या समझ है कि आशिक को ज़ख्म जो है वो कैसे देने हैं। या इनको तो ये भी नहीं पता कि ज़ख्म देने के बाद ज़ख्मों के ऊपर नमक भी छिड़का जाता है। या तो उसको और ज़्यादा दर्द की लज्जत चाहिए और बच्चों को नहीं पता उस बात का। या तो इसलिए तिफ़लान बेपरवाह बोला है। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक, कि जिन पत्थरों से मुझे मारा जा रहा है, इन पत्थरों के अंदर भी अगर नमक होता तो क्या बात होती। या तो पत्थरों के ऊपर नमक लगा होता, या रॉक सॉल्ट के बने हुए पत्थर होते, या जो तो एक तीर से दो निशाने लग जाते, मेरे को ज़ख्म भी मिल जाता और मेरे ज़ख्मों के ऊपर नमक भी लग जाता और मेरे दर्द की लज्जत और बढ़ जाती। या लेकिन तिफ़लान बेपरवाह को क्या पता है, राइट, कि एक सच्चे आशिक को ज़ख्म जो है कैसे दिए जाते हैं। जिनको यहाँ पे बेपरवाह बोला गया है, वो महबूब भी हो सकता है, राइट। महबूब भी आशिकों को अक्सर पूरी अटेंशन नहीं देते, उनको अधमरा करके छोड़ जाते हैं, राइट। आशिकों को चाहिए कि महबूब भरपूर जो है जुल्म ढाए, भरपूर ज़ख्म उनको दे, उन ज़ख्मों के ऊपर नमक भी छिड़के, लाइक तो पूरी तरह से उनको टॉर्चर करे। लेकिन अक्सर महबूब जो हैं वो ऐसा नहीं करते।
तो इस केस में जिनको तिफलान बेपरवाह बोला गया है या बेपरवाह बोला गया है, वो जो है महबूब भी हो सकते हैं। ओवरऑल आपको बात समझ में आ गई होगी कि उनको ना सिर्फ ज़ख्म चाहिए, पागल आशिकों को ज़ख्मों के ऊपर नमक भी उनको चाहिए, ताकि उनके दर्द की लज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ऐसा नहीं मिल हो रहा इस केस में, और इसी बात की वो यहाँ पे थोड़ी सी कंप्लेन कर रहे हैं। तो कहते हैं ज़ख्म पर छिड़कें कहाँ तिफलान बेपरवाह नमक। किन बेपरवाह बच्चों को क्या समझ है, राइट, कि ज़ख्मों पे नमक भी छिड़का जाता है। क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक, राइट। So overall, it's an expression of a mad lover enjoying the pain of his wounds and asking for more pleasure of that pain. अच्छा, अगला शेर देखें। गर्दे रहे यार है सामान नाज ज़ख्म दिल, वरना होता है जहाँ में किस कदर पैदा नमक। गर्दे रहे यार का मतलब है महबूब या यार के रास्ते की गर्द, और डस्ट 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 फ्रॉम द पैथ और ऑन द पैथ ऑफ द बिलवड। और ज़ख्म दिल का मतलब है दिल के ज़ख्म। सामान नाज ज़ख्म दिल का मतलब है एक ऐसा सामान या ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ज़ख्म दिल नाज करते हो, राइट। नाज करना मीन्स टू फील प्राउड ऑफ समथिंग, या जिसके ऊपर ज़ख्म दिल जो है नाज करते हो, जिसको ज़ख्म दिल वैल्यू करते हो, या जिसकी वजह से ज़ख्म दिल जो है वो नाज और नखरे दिखाते हो, ये भी हो सकता है, राइट। बट सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसी चीज़ जिसको ज़ख्म दिल जो है वैल्यू करते हो, या और वो चीज़ क्या है, गर्दे रहे यार है, या ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन में कहते हैं वरना होता है जहां में किस कदर पैदा नमक। इसका मतलब यह है कि इस जहान में बहुत नमक जो है वो अवेलेबल है, राइट। किस कदर इस जहान में नमक जो है पैदा होता है, अवेलेबल होता है, लेकिन गालिब साहब को, आशिक को उस नमक की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। उस नमक से ज़्यादा उसको दर्द की लज्जत तब मिलती है जब गर्दे रहे यार जो है उसके ज़ख्मों के ऊपर आके लग जाए, या तो वो गर्द जो है, यार की राह की जो गर्द है, वो ज़ख्मों के ऊपर नमक से भी ज़्यादा असरदार है, राइट। वही आशिक के दर्द की लज्जत को और बढ़ा देती है। इसी वजह से वो कहते हैं गर्दे रहे यार है सामान नाज ज़ख्म दिल, राइट। सो द डस्ट ऑफ द पैथ ऑफ द बिलवड इज़ द थिंग दैट हिज वूंड्स चेरिश एंड द वूंड्स डिज़ायर, राइट। और वो नमक से भी ज़्यादा उसको वैल्यू करते हैं। गर्दे रहे यार है सामान नाज ज़ख्म दिल, वरना होता है जहाँ में किस कदर पैदा नमक। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ सॉल्ट अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, बट द लवर डजंट वांट दैट। लवर वांट्स द डस्ट from the path of the beloved. That dust is way more effective to increase his pleasure of pain compared to the salt. आजा, अगला शेर देखें। मुझको मुझको अर्ज़ानी रहे तुझको मुबारक हो जियो, नालाए बुलबुल का दर्द और खंदाए गुल का नमक। इसको दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। बुलबुल और जो एक बर्ड होता है, और गुल के इश्क की दास्तान को अक्सर शेर व शायरी में यूज़ किया जाता है। जो गुलाब या जो फूल होता है उसको महबूब समझा जाता है, और बुलबुल उसकी आशिक होती है। और जैसा कि अक्सर शेर व शायरी में होता है, महबूब जो होते हैं वो अपने आशिकों पे जुल्म ढाते हैं। इस केस के अंदर गुल जो है, खंदा है गुल का मतलब है गुल की मुस्कुराहट, गुल की स्माइल या गुल की हंसी, वो बुलबुल के ऊपर जुल्म ढा रही है, राइट। तो गुल की जो हंसी है वो बुलबुल के ज़ख्मों के ऊपर नमक के जैसे लग रही है, नमक का असर कर रही है, उसकी दर्द को और बढ़ा रही है, राइट। और उसके रिस्पॉन्स में जो बुलबुल है वो लेमेंटेशन कर रही है, वो नाले प्रोड्यूस कर रही है, चीख पुकार मचा रही है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, राइट। और गालिब साहब जो कि एक आशिक हैं, वो कहते हैं कि मेरे को इस नालाए बुलबुल के दर्द की अर्ज़ानी रहे। किसी चीज़ की अर्ज़ानी होने का मतलब है कि वो मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, सस्ते दामों पर अवेलेबल है, राइट। तो बेसिकली वो कहते हैं कि ये नालाए बुलबुल का दर्द जो है, या उसके जैसा दर्द जो है, खुदा करे कि मेरे को हमेशा मिलता रहे, राइट, और बहुत क्वांटिटी में मिलता रहे। और अपने महबूब के लिए वो क्या विश कर रहे हैं, और कहते हैं मुझको अर्ज़ानी रहे तुझको मुबारक हो जियो, नाला ए बुलबुल का दर्द और खंदा ए गुल का नमक। महबूब के लिए विश कर रहे हैं कि तेरे को खंदा ए गुल का नमक जो है वो मुबारक हो, राइट। कि तू जैसे गुल हंसता है और बुलबुल के ऊपर
ज़ख्मों पे नमक छिड़कता है, वैसे अपने महबूब को कह रहे तू भी मुस्कुराती रहे, राइट, और मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़कती रहे, मेरे को टॉर्चर करती रहे और मैं इसको एंजॉय करता रहूँ, राइट। तो वो दर्द वाले लोग हैं, राइट। ही इज़ ए पर्सन ऑफ द पेन, व्हाट ही वांट्स इज मोर एंड मोर पेन सो दैट ही कैन लेमेंट जस्ट लाइक द बुलबुल इज। मुझको अर्ज़ा नहीं रहे तुझको मुबारक हो जियो, नालाए बुलबुल का दर्द और खंदाए गुल का नमक, राइट। कि अपने महबूब को वो विश कर रहे हैं कि तू हमेशा मुस्कुराती रहे, राइट, और मेरे ऊपर जुल्म ढाती रहे मुस्कुरा मुस्कुरा के, और मैं हमेशा रोता रहूं, दर्द सहता रहूं, यही उनकी तमन्ना है। अच्छा, अगला शेर देखें, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेर है। कहते हैं शौर जोला था कनारे बहर पर किसका की आज, शौर जोला था कनारे बहर पर किसका की आज, गर्द साहिल है बस ज़ख्म मौजाए दरिया नमक। या तो यहाँ पे उन्होंने कनारे बहर का मतलब होता है समंदर का किनारा, या और साहिल का भी वही मतलब होता है, सी शोर, शोर ऑफ द ओशन। तो वहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट की वजह से शोर जो है प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको शोर जोला बोला गया है। तो वो कह रहे हैं आज ये किस वजह से इतना शोर जोला यहाँ पे समुंदर के किनारे पे मचा हुआ है, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि गर्द साहिल, जो इस किनारे पे जो गर्द है, जो डस्ट है, वो आ, जो दरिया है उसकी मौजों पे जो ज़ख्म लगे हुए हैं उनके ऊपर नमक की तरह जाके लग रहा है, राइट। तो अब देखें कि उन्होंने समुंदर की लहरों के ऊपर ज़ख्म जो हैं वो पैदा कर दिए हैं इस इमेजरी में, है। जैसा मैंने कहा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि समंदर की लहरों के ऊपर ज़ख्म क्यों लगे हुए हैं, राइट। उसकी दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले जौला से शुरू करते हैं। अगर आपने फैज़ साहब की वो नज़्म सुनी है कि आज बाज़ार में पाँव बजोला चलें, तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। कोई पागल आशिक जिसके पाँव में बेड़ियाँ बंधी हों, जंजीरें बंधी हों, वो अगर झूम झूम के चल रहा हो तो उसको भी यहाँ पे जौला कह सकते हैं, उसकी मूवमेंट को भी जौला कह सकते हैं। और दूसरा, लोगों ने कहा है कि अगर घोड़ा बड़ी तेज़ रफ्तारी से कहीं जा रहा हो तो उसकी मूवमेंट के लिए भी जौला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक पागल आशिक बेड़ियों में बंधा हुआ जा रहा है समुंदर के किनारे, या फिर महबूब जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तार पे अपने घोड़े पे बैठ के यहाँ से गुजरा है, या दोनों सिचुएशन को कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों की वजह से हुआ यह है कि ना सिर्फ समंदर की लहरों के ऊपर ज़ख्म लग गए हैं, उन ज़ख्मों के ऊपर साहिल की गर्द जो है वो नमक बन के लग रही है, उनके दर्द को और बढ़ा दे रही है। वो ज़ख्म क्यों लगे हो सकते हैं? यहाँ तो ये है कि जो दर्द की लज्जत इस पागल आशिक को मिल रही है, सागर की समंदर की लहरों को भी वो दर्द की लज्जत चाहिए और उनको नहीं मिल रही, इस वजह से जेलसी और इसके दुख की वजह से उनको वो ज़ख्मी हो गई। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये कि आ, अगर महबूब यहाँ से तेज़ रफ्तारी से अपने घोड़े पे गुजर गया है, उसने सागर की लहरों को कोई अटेंशन नहीं दी, और सागर की जो लहरें हैं वो भी इसी महबूब से जो है प्यार करती। ये इमेजरी दूसरी जगह पे भी हमने देखी है कि पूरी कायनात ही इस महबूब की आशिक हुई बैठी है। तो समंदर की लहरें भी उसी महबूब की आशिक हैं, और वो महबूब वहाँ से तेज़ी से गुज़र गया है और उसने समंदर की लहरों की तरफ देखा तक नहीं है, और इस दुख की वजह से उनके दिल पे जो है ज़ख्म लग गए हैं। तो एक ये भी हो सकता है कि उसने महबूब ने देखा है लेकिन पूरी तरह से नहीं देखा, राइट। तो वो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से मौजों के दिल के ऊपर जख्म भी लगे हो सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी है। आई होप इट मेक सेंस। दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि जो सागर की लहरें हैं वो भी, उनको भी दर्द की लज्जत चाहिए, नहीं मिल रही, इसलिए वजह से वो ज़ख्मी हैं, और या फिर उनको उसी महबूब से प्यार हो गया और वो महबूब उनको अटेंशन नहीं दे रहा, इस वजह से उनके दिल जो है वो ज़ख्मी हुए बैठे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इवॉल्व इमेजरी है। इसी तरह की इमेजरी के लिए मिर्ज़ा गालिब साहब जो हैं वो इतने मशहूर हैं। तो कहते हैं शौर जोला था कनारे बहर पर किसका की आज,
गर्द साहिल है बस ज़ख्म मौजाए दरिया नमक। अच्छा, तो अगला शेर देखते हैं। ये बड़ा खूबसूरत शेर है। तो कहते हैं कि दाद देता है मेरे ज़ख्मे जिगर की वाह वाह, दाद देता है मेरे ज़ख्मे जिगर की वाह वाह, याद करता है मुझे देखे है वो जिस जान नमक। या तो ज़ख्म जिगर, जिगर आपके लिवर के ऊपर लगे हुए ज़ख्म। अगेन आई थिंक ये वही कॉन्सेप्ट है कि इश्क की राह में जो आपको ज़ख्म, आशिक को ज़ख्म मिले हैं, उन्हीं का यहाँ पे ज़िक्र है। और गालिब साहब कह रहे हैं कि जो मेरा महबूब जो है, जब भी उसको कहीं नमक नज़र आता है तो वो मुझे याद करता है, वो मेरे ज़ख्म जिगर की दाद देता है, वाह वाह करके दाद देता है। तो अब दाद देने वाली इसके अंदर क्या बात है? गालिब साहब थोड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि महबूब उनके ज़ख्मों की दाद दे रहा है जब भी उसको नमक नज़र आता है, राइट? और महबूब जो है वो क्यों गालिब साहब को याद कर रहा है? इसके पीछे 3-4 कॉन्सेप्ट्स या रंग हैं जो इस शेर के अंदर उभर के आते हैं। एक तो ये कि ये महबूब के ज़ालिम महबूब की शरारत और उसके जुल्म ढाने की अदा का एक एक्सप्रेशन इसके अंदर है, राइट? उसको मज़ा आता है आशिकों को ज़ख्म देने में और ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने में, या तो जब भी उसको नमक दिखता है तो उसको गालिब साहब याद आ जाते हैं, क्योंकि गालिब साहब एक आशिक हैं, राइट? तो वो उनको मज़ा आता है गालिब साहब जैसे आशिकों को ज़ख्म देने में और नमक छिड़कने में। तो जब भी नमक दिखता है वो अपने जुल्म ढाने के मूड में चला जाता है महबूब और आशिकों को याद करने लगता है, या? और उसको ऊंचे आशिकों की पहचान भी है, सच्चे आशिकों की पहचान भी है। उसको ये भी पता है कि ये मिर्ज़ा गालिब साहब ही हैं जो इस कदर दर्द को सह सकते हैं, इस वजह से वो मिर्ज़ा गालिब साहब को याद कर रहा है, राइट? और दूसरा, वो उसको मिर्ज़ा गालिब साहब के ज़ख्म जिगर की दाद भी दे रहा है वो, राइट? कि गालिब साहब ही हैं जो इस कदर जो सीरियस ज़ख्म है अपने जिगर पे खा सकते हैं, या? तो और गालिब साहब इस बात पे खुश इसलिए हैं क्यों? क्योंकि महबूब ने याद किया है, राइट? महबूब कंसिडर्ड हिम वर्दी ऑफ द प्लेजर ऑफ पेन, राइट? इस वजह से गालिब साहब खुश हैं। और इसके अंदर एक्सप्रेशन ये हैं कि गालिब साहब हैज़ द endurance to suffer the pain given by the beloved in this case, या? तो एक जो सच्चा आशिक है, जो पागल आशिक है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है ज़ख्मों को सहने की, ज़ख्मों के ऊपर नमक को सहने की, उसका भी इसके अंदर एक एक्सप्रेशन है। वो आशिक जो है थोड़ा नाज भी करता है इस बात पे, अपनी एंड्योरेंस पे, अपनी कैपेबिलिटी पे उसको नाज भी है कि देखें मैं किस हद तक ज़ख्म खा सकता हूँ, राइट? और उसको इस बात का पता भी है कि महबूब को भी पता है कि वो ज़ख्म खा सकता है, और इस बात से भी आशिक, बेचारा आशिक जो है वो खुश है। ओवरऑल आपको शेर समझ में आ गया होगा। कहते हैं दाद देता है मेरे ज़ख्म जिगर की वाह वाह, क्रूअल बेरहम महबूब है वो गालिब साहब को, जो उसने खुद ही ज़ख्म दिए हैं, उस ज़ख्म जिगर की दाद देता है, वाह वाह करता है और याद करता है मुझे देखे है जिस जान नमक। जब भी उसको नमक दिखता है उसको याद आ जाता है कि टाइम आ गया है अब गालिब साहब को ज़ख्म देने का और ज़ख्मों पे नमक छिड़कने का, और वो गालिब साहब को महबूब जो है याद कर रहा है, राइट? वो गालिब साहब इसी बात से खुश हैं कि महबूब ने याद किया, अब हमें वो और दुख दर्द देगा, या? दाद देता है मेरे ज़ख्मे जिगर की वाह वाह, याद करता है मुझे देखे है वो जिस जान नमक। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि छोड़ कर जाना तने मजरूह आशिक हैफ है, दिल तलब करता है ज़ख्म और मांगे हैं आज़ा नमक, या? तने मजरूह आशिक का मतलब है आशिक का ज़ख्मी शरीर। तन मतलब बॉडी और शरीर, और तने मजरूह आशिक मीन्स द वूंडेड बॉडी ऑफ द लवर, या? तो हैफ, जैसा हमने पिछली गज़ल में भी देखा था, एक अफसोस का एक्सप्रेशन है, या? और वो जुल्म का भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इस केस के अंदर वो कह रहे हैं क्या जुल्म है, क्या नाइंसाफ़ी है, क्या किस बात के लिए बोला जा रहा है छोड़ कर जाना तने मजरूह आशिक हैफ है, कि क्या नाइंसाफ़ी, क्या जुल्म है कि तू इस ज़ख्मी आशिक की बॉडी को छोड़ के यहाँ से जा रही है, या मैं ये छोड़ के यहाँ से जा रहा है। ये किसको बात बोली जा रही है?
महबूब को बात बोली जा रही है, राइट। कि क्या जुल्म है कि महबूब जो है बेचारे ज़ख्मी आशिक को यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। दिल तलब करता है ज़ख्म और मांगे हैं आज़ा नमक। आज़ा का मतलब होता है लिम्स, राइट, आपके पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, राइट। दूसरी लाइन में कह रहे हैं मेरा दिल अभी ज़ख्म तलब करता है, माई हार्ट डिज़ायर्स वूंड्स, और मेरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो लिम्स हैं, वो नमक चाहते हैं, राइट। तो सिचुएशन ये है कि महबूब जो है वो अधमरा छोड़ के गालिब साहब को यहाँ से चला जा रहा है, या गालिब साहब को उसने इंजर कर दिया है और वो महबूब यहाँ से चला जा रहा है, राइट। और ये बहुत ही क्रूअल सिचुएशन है, बहुत ही जालिम उस महबूब की अदा है ये। तो गालिब साहब कह रहे हैं अभी क्यों तू मेरे को छोड़ के जा रहा है, क्यों ये जुल्म ढा रहा है। उसका छोड़ के जाना, उस ज़ख्म देना जुल्म नहीं है उसका। गालिब साहब को ज़ख्म दे के पूरी तमन्ना पूरी किए बगैर वहाँ से चले जाना जो है वो जुल्म है। तो कहते हैं मेरा दिल अभी जो है वो ज़ख्म और चाहता है, ज़ख्म चाहता है। तूने दिल को तो ज़ख्म दिया ही नहीं अभी, राइट। और जो मेरे बॉडी पार्ट्स पे ज़ख्म दिए हैं उनके ऊपर तूने नमक भी नहीं छिड़का अभी, राइट। तो अभी तूने मुझे भरपूर यू नो दर्द की लज्जत दिए बिना तू यहाँ से छोड़ के जा रहा है। ये क्या तेरी क्या जुल्म है, क्या नाइंसाफ़ी है। So this is an expression of the lover just desiring more pain, complete pain, right? शिकायत इस बात की है कि महबूब जो है उनको अधमरा छोड़ के यहाँ से चला जा रहा है, पूरी तरह से काम तमाम गालिब साहब का नहीं किया उसने। छोड़ कर जाना तने मजरूह है आशिक हैफ है, दिल तलब करता है ज़ख्म और मांगे हैं आज़ा नमक। अच्छा, अगला शेर देखें कि गैर की मिन्नत न खींचूंगा पे तौफीर दर्द, ज़ख्म मिसले खंदाए कातिल है सरता पा नमक। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। गैर का मतलब है अदर, राइवल भी हो सकता है, राइट, कोई दूसरा इंसान या रकीब भी हो सकता है। और मिन्नत खींचने का मतलब है मिन्नत करना किसी की, या किसी से फेवर लेना, या। और पे तौफीर दर्द का मतलब है टू इंक्रीज द पेन, राइट। तो कहते हैं गैर की मिन्नत ना खींचूंगा पे तौफीर दर्द, कि मैं अपने इस दर्द की लज्जत को बढ़ाने के लिए मैं किसी गैर की मिन्नत नहीं करूँगा, किसी गैर से मैं फेवर नहीं लूँगा, या। गालिब साहब दूसरी जगहों पे भी एक रेडिकल इंडिपेंडेंस यू नो के बारे में बात करते हैं कि उनको किसी का एहसान नहीं लेना होता, वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं, राइट। तो पहली लाइन में उसका भी एक एक्सप्रेशन है, गैर से मिन्नत ना खींचूंगा पे तौफीर दर्द, है। और दूसरी लाइन में कहते हैं ज़ख्म मिसले खंदाए कातिल है सर ता पा नमक, या। तो इस केस के अंदर उन्होंने जो ज़ख्म है उसको खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ बताया है, या। तो ये भी एक इमेजरी है जो शायरी में यूज़ की जाती है। ज़ख्म जो होते हैं वो लाल होते हैं, या। और जो महबूब होता है उसके होंठ भी लाल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्हें मिसले खंदा एक कातिल से अपने ज़ख्मों को कंपेयर किया। कातिल कौन है? महबूब है। खंदा ए कातिल मतलब कातिल की स्माइल, या कातिल कातिल की मुस्कुराहट, या। तो ज़ख्म जो हैं वो महबूब की मुस्कुराहट के जैसे लाल और खूबसूरत हैं, या, इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में, या। और वो कहते हैं वो ज़ख्म जो हैं सर ता पा नमक है, राइट, कि वो सर से लेके पाँव तक नमक के बने हुए हैं, या। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं मेरे को किसी दूसरे का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है, या। इस दर्द की लज्जत को बढ़ाने के लिए मैं किसी दूसरे का एहसान नहीं लूँगा, राइट। मेरे ज़ख्म ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं और नमक से भरे हुए हैं, राइट। तो इनके अंदर ऑलरेडी इतना दर्द है कि मुझे किसी और की हेल्प लेने की, फेवर लेने की ज़रूरत नहीं है, एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और गैर की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है इन ज़ख्मों के दर्द को के ऊपर नमक छिड़कने के लिए और इन ज़ख्मों के दर्द की लज्जत को बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी इनके अंदर बहुत सारा नमक है, या। तो बेसिकली सेकंड लाइन कहता है माई माई वूंड्स are like the smile of the murderous beloved, yeah, and they are composed of salt end to end, yeah। तो इनके ऊपर अब और नमक छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, किसी का एहसान मुझे नहीं लेना पड़े, yeah? तो देखें कितनी खूबसूरत इसके अंदर इमेजरी पेश की गई है। ज़ख्म जो हैं उनको मुस्कुराते हुए महबूब की मुस्कान से कंपेयर किया है, yeah?
और कहते हैं ऑलरेडी इनके अंदर बहुत दर्द है, किसी और का एहसान मैं नहीं लूँगा। अच्छा, ये आखिरी शेर देखें। याद है गालिब तुझे वो दिन की वजदे ज़ौक़ में, याद है गालिब तुझे वो दिन की वजदे ज़ौक़ में, ज़ख्म से गिरता तो मैं पलकों से चुनता था नमक। या वज्द का मतलब होता है जिसको अंग्रेज़ी में एक्सटेसी या रैप्चर या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। या तो एक दिस इज़ लाइक द, और ज़ौक़ इज़ लाइक टेस्ट और इन्जॉयमेंट। तो आप देखें कि हाइट ऑफ इन्जॉयमेंट कंसिडर कर लें, राइट, कि वज्द ज़ौक़ मतलब कि आप खुशी की एक बड़ी हाई स्टेट पे पहुंच गए, राइट। तो कहते हैं, और दूसरा इसके अंदर एक जो मेटाफर यूज़ किया है वो है पलकों से नमक चुनना। या ये हमारे यहाँ पे एक पॉपुलर कहावत है या बिलीफ है कि नमक जो है उसको ज़मीन पे नहीं गिराना चाहिए, नमक को बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है। और कहते हैं अगर आप गिराओगे तो अगले जन्म में या किसी टाइम पे आपको अपनी पलकों से उस नमक को चुनना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए नमक को वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है। उसको नहीं गिराओ, नहीं तो आपको सज़ा 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 ये मिलेगी कि आपको ये मुश्किल काम करना पड़ेगा, आँखों की पलकों से नमक को चुनना पड़ेगा। उस प्रोसेस में नमक आपकी आँखों में गिरेगा, वो भी एक पेनफुल सिचुएशन है। तो और बाकी आशिकों की दुनिया में तो नमक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि वो ज़ख्मों पे जब लगता है तो उनके दर्द की लज़्ज़त और बढ़ा देता है। तो गालिब साहब कहते हैं अपने आप से ही बात कर रहे हैं, राइट, वही खुद ही पागल आशिक हैं। सो दिस इज़ अ वर्ड प्ले इन दिस शेर। तो कह रहे हैं कि याद है गालिब तुझे वो दिन की वजदे ज़ौक़ में, कि गालिब डू यू रिमेंबर दोज डेज इन द व्हेन इन द हाइट ऑफ प्लेजर, ज़ख्म से गिरता तो मैं पलकों से चुनता था नमक, राइट, कि जब मेरे ज़ख्मों पे लगा हुआ नमक अगर ज़मीन पे गिर जाता था तो मैं पलकों से उसको चुनता था, राइट। तो पलकों से चुनने का यहाँ पे मतलब ये है कि मैं इतना उसको वैल्यू करता था उस नमक को, राइट। मेरे को ये बात मंजूर नहीं थी कि नमक का एक छोटा कोई पार्टिकल भी ज़मीन पे गिर जाए, क्योंकि मुझे सारा नमक जो है वो अपने ज़ख्मों पे चाहिए था, वो है, क्योंकि उस दर्द की लज्जत चाहिए थी, राइट। तो सो ही वॉज़ वेरी केयरफुल, राइट। वो उनको ध्यान रहता था कि वो नमक जो है कहीं ज़मीन पे ना गिर जाए, और ज़मीन पे गिरता था तो वो पलकों से उठा के वापस उसको अपने ज़ख्मों पे लगा देते थे। या वो, और वो दिन जो थे वो क्या दिन थे, लाइक ही वॉज एट द पीक ऑफ द प्लेजर ऑफ पेन इन दोज डेज। या अच्छा, और दूसरी बात ये कि अब शायद वो टाइम नहीं रहा, राइट। इसलिए वो कह रहे हैं याद है, क्या तुझे वो दिन याद है, राइट। तो अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वो जिसको उन्होंने यहाँ पे कहा है वज्द ज़ौक़ की स्टेट नहीं रही, राइट। तो ये अब वो दिन निकल गए, राइट। तो अब शायद ज़ख्म नहीं रहे, महबूब ने ज़ख्म देना बंद कर दिया है, या उनको नमक नहीं मिल रहा, महबूब ने इन ज़ख्मों पे नमक जो छिड़कना बंद कर दिया है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि एक टाइम था, राइट, कि जब वज्द ज़ौक़ की स्टेट थी। या लेकिन अब वो शायद ज़िंदगी जो है ख़त्म होने की स्टेज पे आ गई है। महबूब उनको छोड़ के चला गया है, ज़ख्म नहीं देता, ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़ता। ओवरऑल यह है कि जो एक खुशी की स्टेट थी, एक प्लेजर ऑफ पेन की हाइट की स्टेट थी, वो अब नहीं रही। याद है गालिब तुझे वो दिन की वजदे ज़ौक़ में, ज़ख्म से गिरता तो मैं पलकों से चुनता था नमक। क्या खूबसूरत इमेजरी पेश की है कि पागल आशिक जो है वो थोड़ा सा भी नमक गिर जाता था ज़ख्मों से तो पलकों से उठा उठा के उसको वापस अपने ज़ख्मों पे लगाता था, राइट। सो नाउ परहैप्स द टाइम ऑफ द relish ऑफ द पेन आर ओवर। या अच्छा, ये फ्रैंक प्रीचर की साइड में जब मैं ये शेर पढ़ रहा था तो उन्होंने एक और शेर का रेफरेंस इब्राहिम ज़ौक़ साहब के एक शेर का रेफरेंस दिया था। वो शेर ये है कि जितना है नमक तुम मेरे ज़ख्मों में खपाओ, जितना है नमक तुम मेरे ज़ख्मों में खपाओ, पलकों से उठाओगे ना हाथों से गिराओ। या तो ये भी वही एक्सप्रेशन है कि जो भी नमक तुम्हारे पास है मेरे ज़ख्मों में लगा दो, राइट। नहीं तो अगर गिरा दोगे हाथों से तो पलकों से तुमको इसको उठाना पड़ेगा। ये सज़ा जो है खुदा या नेचर तुमको देगी। तो ये तो थी पूरी गज़ल। थोड़े शेर इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड भी थे, सो आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।